Okay, Assalamu alaikum, dear students. The lecture is about DNA analysis, or it is also known as DNA fingerprinting. DNA analysis or DNA fingerprinting is a method through which we can identify individual organisms or a type of species by थ्रू इट्स डीएनए। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनिज़म्स को या स्पीशी को रिकॉग्नाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स डीएनए। This was a method which was developed by Alec Jeffrey in 1980. And he made first fingerprint in 1985. थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाएं सो आप कुछ चीज़ों को जानते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या जितने भी स्पीशीज़ हैं उनमें डीएनए प्रेजेंट है, और उन सब की डीएनए में जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो यूनिक है। यानी एक अगर दो इंडिविजुअल हैं, दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दो लड़के हैं, तो उन दोनों लड़कों के डीएनए के, या दो लड़कियां हैं, उन दोनों के डीएनए के जो सीक्वेंस होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। सो ईच इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन हिज और हर डीएनए उनमें है। तो उसको कंसिडर करके हम उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आउट ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स। सो इट इज़ अ मेथड थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म इज individual organism may be identified by analyzing their DNA। उसकी DNA को हम एनालाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। सैम्पल्स ऑफ DNA आर मैच्ड विद ईच अदर। हमारे पास दो सैम्पल्स या तीन सैम्पल्स हैं DNA के, हम उस तीनों को मैच करते हैं। अगर उनकी सीक्वेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो हम कहेंगे कि वो थ्री सैम्पल्स ऑफ डीएनए जो हैं वो तीन मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के हैं, तीन मुख्तलिफ लोगों के हैं। अगर उनके सीक्वेंसेस वो डीएनए एक दूसरे से, सीक्वेंस ऑफ डीएनए एक दूसरे से मैच करें तो हम कहेंगे कि वो तीनों सैम्पल्स ऑफ डीएनए जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल से हैं। या हम उन तीनों में से दो के डीएनए एक दूसरे से मैच करते हैं तो हम कहेंगे कि वो जो दो सैंपल्स हैं डीएनए के वो एक के हैं और तीसरा जो है वो किसी और इंडिविजुअल का है। सो दिस इज इन दिस प्रोसेस एक्चुअली व्हाट वी डू, वी मैच द डीएनए सैंपल्स। अगर वो मैच करते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर वो एक से बिलोंग करेंगे। अगर वो मैच नहीं करते तो वो सैंपल्स डिफरेंट इंडिविजुअल से बिलोंग करते हैं। इफ़ सिमिलरिटीज़, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ सिमिलरिटीज़ आर फाउंड इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ वेरियस और डिफरेंट सैंपल्स देन प्रोबेबली डीएनए इज़ फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल और आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। अगर वो मैच नहीं करते तो फिर हम कहते हैं वो डिफरेंट से होंगे। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ते हैं आगे इसका जो लास्ट कि ईच इंडिविजुअल जो है ईच इंडिविजुअल has a unique sequence of DNA and that unique sequence of DNA already मैं पढ़ा चुका, that unique से differentiate the individual from other। हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी यूनिक सीक्वेंस है और वही यूनिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर किसी की है वो उस इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करती है। हाउ द प्रोसेस इज डन, the procedure of DNA analysis, there are different types of procedure followed for DNA analysis or DNA fingerprinting। अच्छा, इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कहते हैं? इधर देखिए, ये फिंगरप्रिंट का लफ्ज़ जो है नॉर्मली हम कहते हैं कि आप अपना थंब लगाते हैं, कोई और बंदा थंब लगाता है, तो ये दो थंब, ये दो थंब्स के इम्प्रेशन है फॉर एग्जांपल। तो हम कहते हैं ये दोनों थंब एक्सप्रेशन एक बंदे के हैं या दूसरे के हैं, तो हम दोनों को मैच करते हैं। इससे हमें पता चलता है वेदर दिस थंब इम्प्रेशन जो है वो एक बंदे का है या दो मुख्तलिफ लोगों का है। इसी तरीके से दो इंडिविजुअल्स की डीएनए है, उस डीएनए को हम क्या करते हैं, उसको हम मैच करते हैं। अगर वो डीएनए मैच करती है तो फिर हम कहते हैं कि दे फ्रॉम द सेम, अगर वो डिफरेंस है तो हम कहते हैं नॉट फ्रॉम द सेम। सो इस वजह से इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं।
डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो होती हैं, लेकिन जो टेक्निक आपके किताब में है that is known as restriction fragment length polymorphism. इसको पढ़ेंगे कि what is this restriction fragment length polymorphism, इस टेक्निक को हम पढ़ेंगे. So what is this technique? इस टेक्निक में सबसे पहला काम जो है वो आपने डीएनए की कलेक्शन करनी है. कहीं से आप डीएनए सैंपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कोई जुर्म हुआ है, उस जुर्म से आपको कोई बायोलॉजिकल मटेरियल मिलता है, आपको खून मिलता है, आपको सीमन वहाँ से मिलता है, या ना वो कहीं पर आपको सलाइवा मिलता है, आपको हेयर मिलते हैं, आपको बॉडी का कोई टिश्यू मिलता है, तो वहाँ से आप वो बायोलॉजिकल मटेरियल ले लें और उनसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें. सो दैट इज़ नोन एज कलेक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द पर्सन और एनी बायोलॉजिकल मटेरियल दैट कुड बी ब्लड, सलाइवा, सीमन, या कोई टिश्यू या कोई सेल, वहाँ से डीएनए. अब यूजुअली आपने डीएनए एनालिसिस में जितना इस्तेमाल करना है डीएनए, आपको एक ठीक ठाक मिकदार चाहिए उस डीएनए की. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये जो यहाँ से आप डीएनए ऑब्टेन करते हैं, यूजुअली दैट डीएनए इज़ वेरी इन माइन्यूट क्वांटिटीज़. तो उस माइन्यूट क्वांटिटी के डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, उनको इंक्रीज़ करने के लिए आप पीसीआर के ज़रिए उस डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं. सो द सेकंड स्टेप इज़ द एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए थ्रू पीसीआर. पीसीआर के ज़रिए उस जो कलेक्टेड डीएनए है, फर्स्ट स्टेप में आप कलेक्ट करते हैं, पीसीआर के ज़रिए उस डीएनए को फिर एम्पलीफाई करते हैं. ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है प्लेसमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक, ये हमारे पास नेक्स्ट है. आपके पास जो डीएनए आ जाएगा एक ट्यूब में, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि एक ट्यूब है, उसमें आपके पास डीएनए आ जाती है. फॉर एग्जांपल ये कोई ट्यूब है, ठीक, उसमें आप डीएनए लेते हैं. ठीक, ये डीएनए, तो उस ट्यूब में आप इसके साथ ऐड करते हैं क्या, कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यूज़ किया है EcoR1. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, EcoR1 आपने यूज़ किया है. तो ये EcoR1 उन डीएनए को स्पेसिफिक जगहों पर क्या करेगा, काटेगा और ख़ास किस्म के फ्रेगमेंट्स जो है वो डेवलप करेगा. और जो ख़ास किस्म के फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे दैट वुड बी कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. इधर देखें, ये इसको A specific restriction enzyme is added to DNA samples. जैसे मैंने कहा एक ट्यूब में डीएनए है, उसके साथ एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दें. The enzyme will cut the DNA at specific location. इधर देखें, ये हमारे पास कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर इसको देखें, ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है. इस डीएनए मॉलिक्यूल पर किसी रिस्ट्रिक्शन के लिए ये रिकॉग्निशन साइट है, ये रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है. तो ये EcoR1 या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इधर उसको काटेगा, इधर कट लगाएगा, इधर कट लगाएगा, इधर कट लगाएगा. तो हमारे पास ये फ्रेगमेंट, फिर ये फ्रेगमेंट, फिर ये फ्रेगमेंट और फाइनली ये फ्रेगमेंट बनेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वी कैन कट द डीएनए इनटू सेपरेट फ्रेगमेंट्स. तो इधर देखिए ये मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स. तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ज़रिए फ्रेगमेंट्स बनेंगे, उन फ्रेगमेंट्स के लेंथ वेरी करेंगे और जब वेरी करेंगे तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे. सो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. Okay, the enzyme will cut the DNA at specific location. Thus, fragments of DNA will be produced, and these fragments are called restriction fragment length polymorphism. Each individual DNA, each individual's DNA, हर इंसान से, हर एक बंदे से, each से अगर आप DNA लेते हैं, that will produce specific restriction fragment lengths as each one has. अगर इधर देखें, दो individuals हैं, एक से आपने डीएनए ली है, उससे ये फ्रेगमेंट्स बने, एक और इंडिविजुअल है, उससे आपने डीएनए ली है. यहाँ पर वो जो रिस्ट्रिक्शन इन फ्रेगमेंट्स है वो ये हैं, जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो ये हैं. तो अब इसमें एक फ्रेगमेंट ये बना, दूसरा फ्रेगमेंट ये बना, तीसरा फ्रेगमेंट ये बना. मेरी बात समझ रही है, ये बना. तो इस केस में आपके पास जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, ये आपने डीएनए ली है असलम की,
ये आपने डीएनए ली है नाइला की, ठीक, 2, तो इसमें ये फ्रेगमेंट्स बने असलम से, ये जो नाइला की डीएनए है वो ये उनमें ये फ्रेगमेंट्स बने। तो इस वजह से कहते हैं कि जब आप मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की डीएनए लेंगे और उस पर एक ख़ास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो वो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के डीएनए की सीक्वेंस जो है उनमें डिफरेंस है, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उनको जो काटेगा तो मुख्तलिफ जगहों पे काटेगा और इस वजह से उनसे जो लेंस जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनके साइजेस एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अगेन अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये असलम की डीएनए है, ये नासर की डीएनए है, ये जमशेद की डीएनए है, ये दाऊद की डीएनए है, ठीक है, ये मुख्तलिफ लोगों से आपने डीएनए ली है, आप लोगों ने उस पर EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकग्निशन साइट यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और दूसरे केस में उसके लिए रिकग्निशन साइट यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, एक केस में यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है एंड देन इट इज़ हेयर, और तीसरे केस में यहाँ पे है, फिर यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो हर एक केस में जब काटेगा तो यहाँ पर फ्रेगमेंट्स बनेगा, ये फिर फ्रेगमेंट बनेगा, ये फिर फ्रेगमेंट बनेगा, ये एंड फाइनली ये यहाँ पे फ्रेगमेंट। इस केस में ये फ्रेगमेंट बनेगा, फिर ये फ्रेगमेंट बनेगा और फिर ये फ्रेगमेंट बनेगा एंड फाइनली दिस वन। In this case the fragment is this one, this one, this one and finally this one. इस केस में this is the fragment, this is the fragment and then this is the fragment है। तो आप मुख्तलिफ लोगों से, असलम से, नासर से, जमशेद से, दाऊद से डीएनए लेते हैं, एक ही एंजाइम इस्तेमाल करेंगे तो उनको काटेगा तो मुख्तलिफ जगहों पे काटेगा। क्यों काटेगा मुख्तलिफ जगहों पर? बिकॉज ईच वन हैज़ अ डिफरेंट सीक्वेंस, तो उनके लिए जो रिकग्निशन साइट्स हैं वो भी मुख्तलिफ होंगे, इस वजह से जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होंगे वो भी मुख्तलिफ होंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट नोन एज प्लेसमेंट ऑफ आर प्रोडक्शन ऑफ RFLPs। इसको आप ऐसे भी प्रोडक्शन ऑफ RFLPs, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म प्रोडक्शन। जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज सेपरेशन ऑफ RFLPs। अब आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे? वी सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इधर देखें, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए कैसे सेपरेट करेंगे। ये आपके पास जेल है, ठीक, ये आपके पास जेल है, वो असलम की डीएनए आपने इधर डाल दी है, नासिर की इधर डाल दी है, दाऊद की इधर डाल दी है, जमशेद की इधर। सो दिस इज़ फ्रॉम असलम, वो ट्यूब से ली है। ये आप लोगों ने नासिर की डीएनए इस जेल के वेल में यहाँ पे डाली है, जमशेद की यहाँ पे है और दाऊद की डीएनए इधर डाली है। अब इस केस में जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो फ्रेगमेंट्स इधर प्रोड्यूस हो जाएंगे। दूसरे केस में भी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। यहाँ पर 4 फ्रेगमेंट्स इस केस में भी, लेकिन वो ये बन रहे हैं। एक और केस में फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इधर बन रहा है, फिर इधर बन रहा है, वो भी इससे डिफरेंट ये फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। एक और केस में आपके पास फ्रेगमेंट्स ये बन रहे हैं, ठीक, ये आपके पास फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो जो 4 लोग हैं, आप जेल पर उनको रन करते हैं और जब डीएनए जेल पर रन करेगी, यू नो दिस इज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो दिस इज अ पॉजिटिव नेगेटिव, तो डीएनए विल रन फ्रॉम द पॉजिटिव टू अ नेगेटिव जब आप चार्ज अप्लाई करेंगे। सो ये मुख्तलिफ लोगों की डीएनए उसमें फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन फ्रेगमेंट्स का साइज़ जो है वो डिफरेंट है। साइज़ हम कैसे डिटरमिन करते हैं? हम यहाँ पर लेडर के साथ उसको मैच करते हैं। कि जो डीएनए फ्रेगमेंट जो सबसे आगे होगा उसका साइज सबसे कम होगा और जो पीछे होगा इस रनिंग में उसका साइज़ ज़्यादा होगा। तो इस केस में जो सबसे छोटा साइज़ है वो ये है, फिर उसके बाद ये वाला, देन दिस, और सबसे लार्जेस्ट साइज़ इस की है। एनीवे यू नो दिस, हमने 2-3 जगहों पर इसको पढ़ा है। अब यहाँ पर ये बात आप ख़त्म भी कर सकते हैं कि जो सस्पेक्ट के जो आपको ये मुख्तलिफ लोग हैं जो कि मुल्ज़िमान हैं, आपको क्राइम सीन से डीएनए मिली है। उस क्राइम सीन से ये वो डीएनए है जो आप दिस वन
वो डीएनए है जो क्राइम सीन से आपको मिली है, वहाँ पे एक ब्लड मिला था, उससे आपको डीएनए मिली है। ये वो क्या कहते हैं, मशकूक लोग हैं जिस पर आपको शक है कि शायद ये क्राइम इनमें से किसी ने किया है। ठीक, तो जो क्राइम सीन से डीएनए मिली है उनके फ्रेगमेंट्स आपको ये है, फिर उसका फ्रेगमेंट ये है, फिर उसका फ्रेगमेंट ये है, एंड देन द फ्रेगमेंट इज दिस। फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि जो क्राइम सीन से डीएनए मिली है उनके फ्रेगमेंट्स किसके साथ मैच कर रहे हैं, तो आप उसके साथ असलम के साथ मैच नहीं कर रहे, नासर के साथ देखें ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, ये वाला, ये जमशेद के साथ भी मैच नहीं कर रहे। इधर देखें ये क्राइम सीन वाला इधर है, ये इधर है, ठीक है, ये दाऊद के साथ भी मैच नहीं कर रहे। तो ये जो मैच कर रहे हैं किसके साथ मैच कर रहे हैं, नासर से मैच कर रहे हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो क्राइम में इन्वॉल्व बंदा है वो कौन है, नासर, क्योंकि नासर के फ्रेगमेंट्स और क्राइम सीन से जो डीएनए हमें मिली है उस डीएनए को दोनों को हम ले लें, एम्पलीफाई करें, फिर ई को R1 से या किसी भी एक स्पेसिफिक एंजाइम से काट लें, सो दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम फ्रेगमेंट्स, द सेम साइज फ्रेगमेंट्स, सो देयरफॉर वी कैन से दैट बोथ दीज डीएनए मॉलिक्यूल का ताल्लुक एक ही किस्म के सैंपल या एक किस्म के इंडिविजुअल से है, एंड प्रॉबेबली नासर इज़ इन्वॉल्व इन दिस क्राइम सीन। तो यहाँ पर ये बात हम ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करते हैं इस प्रोसेस को कि सेपरेशन ऑफ, तो हमने सेपरेट किया है, हमने मैचिंग की है उसके साथ, लेकिन कुछ और इसमें प्रोसेस होता है वो भी हम कर सकते हैं, और उसके लिए हम करते हैं क्या, द मेथड इज़ नोन एज व्हाट, सॉदर्न ब्लॉटिंग कहलाता है। दैट मेथड इज़ नोन एज सॉदर्न ब्लॉटिंग। क्यों करते हैं मैं बताऊंगा अभी। What is southern blotting? Southern blotting is a technique for the separation, actually it's a blotting technique. पहले what is southern blotting? It's a blotting technique. किसने डेवलप किया था, एडवन सॉदरन ने, एक बंदे का नाम था एडवन सॉदरन, और उसके नाम पर ये सॉदरन टेक्निक जो है उसको हम कहते हैं सॉदरन ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक, इसको कहते हैं सॉदरन ब्लॉटिंग टेक्निक। और क्यों सॉदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, बिकॉज इट वाज डेवलप्ड बाय एडवन सॉदर्न ने इसको डेवलप किया था। ये आपके पास जो डीएनए है उस डीएनए को, आपके पास जो डीएनए है उस डीएनए को क्या करते हैं, वो जेल में है, जो ऑलरेडी हमने उसको कहा कि द डीएनए इज प्रेजेंट इन जेल। तो जेल से जो डीएनए है उस यहाँ पर दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन द जेल। तो हम क्या करते हैं, इस जेल से ये डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं इनटू अ मोर स्ट्रॉन्ग मटेरियल। जेल जो है बड़ा डेलिकेट होता है, जेल डेलिकेट होता है, तो जेल से हम वो डीएनए जो है ट्रांसफ़र करते हैं इनटू नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन शीट, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन और नायलॉन शीट, उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं यहाँ पे देखें, मैं आपको क्विकली समझा रहा हूँ कि हाउ दिस ब्लॉटिंग टेक्निक इज़ डन। ये ब्लॉटिंग टेक्निक कैसे करते हैं। ठीक, मैं अभी इधर देखें, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस ब्लॉटिंग टेक्निक। ठीक, ज़रा इधर देखें, ब्लॉटिंग टेक्निक अंडरस्टैंड करें। सॉरी, ये कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे देखें इस ब्लॉटिंग टेक्निक को, इधर देखें ये सॉदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है। मैं ये लिंक भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, बट कीप दिस थिंग इन माइंड। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द जेल। ठीक, उस जेल के ऊपर हम ये नायलॉन शीट रखते हैं, जेल के ऊपर ये नायलॉन शीट रखते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रखते हैं। तो जेल से, और ये नायलॉन शीट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, तो इससे ये जो हमारे पास जेल है उससे सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है उसी तरीके से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, नायलॉन शीट में। सो नाउ दिस इज़ द नायलॉन शीट। ये हमारे पास क्या है, नायलॉन शीट, और उस जेल से वो सारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं दैट विल मूव इनटू द नायलॉन शीट, या इसको हम कहते हैं दिस इज़ नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है या नायलॉन शीट है। क्यों करते हैं, ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज शीट है या जिसको नायलॉन शीट हम कहते हैं,
जेल की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर हम लॉन्गर टाइम के लिए एनालिसिस करें तो ये हमारे साथ इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज़्यादा टाइम के लिए महफूज रख सकती है। इस वजह से ये सॉदर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए हम ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल से नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है ना, दिस इज़ अ ट्रांसफरिंग टेक्निक, अ ब्लॉटिंग टेक्निक वेयर द डीएनए फ्रेगमेंट्स और द डीएनए मटेरियल इज transferred from the gel into the nitrocellulose membrane। क्यों करते हैं कि जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इस वजह से वो उसको ज़्यादा देर के लिए विदहेल्ड रख सकती है। ओके, this is the next one is probe hybridization। so what is probe hybridization? ये हमारे पास डीएनए या आरएनए प्रोब जो होता है, दिस इज़ अ शॉर्ट सीक्वेंस, 100 से लेकर 200-300 तक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है और रेडियो फ्लोरेसेंटली या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है। सो दैट शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज दैट शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड which is that short sequence of non-nucleotides which are fluorescently or radioactively labeled is called probe। ठीक, तो हमारे पास ये जो let's say now this is on the in the nitrocellulose membrane और ये हमारे पास प्रोब है जो हमने बनाया है, दिस इज़ द प्रोब। तो हम प्रोब को छोड़ते हैं इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर, तो ये प्रोब इस पर रन करता है। ठीक, और कहीं पर इस प्रोब का जब कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा तो ये आकर उसके साथ क्या करेगा, ये प्रोब जो है उस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। ये प्रोब जो है which is a known sequence of radioactively labeled or fluorescently labeled nucleotide, इसको हम इस सारे फ्रेगमेंट्स पे छोड़ते हैं। जहां पर उसको कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वो उसके साथ जाकर बाइंड हो जाएगा। एंड दिस बाइंडिंग ऑफ द प्रोब विद द अदर फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या कहलाता है, प्रोब हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। प्रोब क्या चीज़ है, इट्स अ नोन सीक्वेंस। प्रोब को वो उर्दू में कहते हैं खोजी, खोज लगाने वाला। तो ये खोजी जो है ये क्या है, इट्स अ नोन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, दलते प्रीद उपदे बांधे, ये इस पर सारे के साथ रन करता है। जहां पर उसको कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगा वहां पर उसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। एंड दिस बाइंडिंग ऑफ द प्रोब विद द अननोन फ्रेगमेंट इज नोन एज प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये प्रोब हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। सो द प्रोब इज अलाउड ऑन द जेल और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हैविंग RFLPs। तो उनके और जब उसके साथ हम इसको रन करेंगे तो वो जाकर उसके साथ क्या हो जाएगा, ये जाकर उसके साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक, ओके, जब बाइंड हो जाएगा द प्रोब विल बाइंड टू द फ्रेगमेंट हैविंग अ सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री टू द प्रोब, दिस इज कॉल्ड प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। जैसे में अच्छा, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज ऑटो रेडियोग्राफी, the last step in the DNA. After probe hybridization, the gel or the nitrocellulose membrane with RFLP is exposed to हमें तो वैसे नहीं पर कहाँ पे बाइंड हो गया है, तो अब जहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा इस सब को हम एक्सपोज करेंगे। किस चीज़ को, इस सब को हम एक्सपोज करेंगे टू एक्सरेज। जब एक्सरेज को एक्सपोज करेंगे तो वो हमें इमेज देगा और हमें बताएगा कि ये प्रोब जो है ये तो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। ठीक है, जब हम एक्सरे को एक्सपोज करेंगे तो यहाँ से फ्लोरेसेंट करेगा या ये जगह नज़र आएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके डीएनए के साथ बाइंड हो गया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये असलम के डीएनए के साथ बाइंड हो गया है। ठीक, सो दिस विल विजुअलाइज वेयर द प्रोब हैज़ बीन बाइंड। ठीक है ना, कि वो प्रोब जो है कहाँ पर बाइंड हो चुका है और उस बाइंडिंग के नतीजे में हमें पता चल सकेगा। ये प्रोब असल में हम बनाते हैं डीएनए फ्रॉम द नोन सीक्वेंस, दैट इज़ फ्रॉम समवेयर। ठीक है, फ्रॉम द क्राइम सीन और वट एवर, हम कहीं से बना लेते हैं कि ये नोन है, ये बाकी मशकूक है। ये प्रोब सपोज करें इस केस में प्रोब हमने बनाया क्राइम सीन से हमें डीएनए मिली है, ये वो मशकूक लोग हैं। तो क्राइम सीन की डीएनए को अब क्या है, मशकूक लोगों के साथ हम टेली करते हैं। जब टेली करते हैं तो असलम के साथ या नासिर के साथ, जिसके साथ भी टेली हो जाए तो हम कहेंगे कि वो इन्वॉल्व है।
अब इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं इस डीएनए एनालिसिस की। मैचिंग है तो बहुत से एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस क्या हैं कि उसके ज़रिए आप क्राइम सीन से कि किसने कौन क्राइम में इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो इससे आप मुजरिम को भी मालूम कर सकते हैं। इससे आप मासूम लोगों को भी सेपरेट कर सकते हैं। जिस पर इल्ज़ाम लगा है लेकिन वो नहीं है इन्वॉल्व, तो वो मासूम है, उसको भी हम मालूम कर सकते हैं इस केस में। इससे हम पैटर्निटी और मैटर्निटी का मोर प्लार चा मोर या चा प्लार सूक्त या मालूम इशू एंड सो मैनी अदर थिंग्स वी कैन डिटरमिन फ्राम दिस। आई होप ये आपका ये हेल्प करेगा। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन देख लें। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।